है जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है किसी खास कीमत पे। यानी हमने इसको यूं लिखा था, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए सेलर इज विलिंग टू सेल आर विलिंग टू ऑफर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी चीज की वो मिकदार जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है किसी खास कीमत पर और किसी खास टाइम पर। ऐसे ही बच्चों। अच्छा, अब देखिए हमने ये कहा कि दो चीजें आप प्रिवेल करती हैं, एक सेलर का स्टॉक और एक सेलर की सप्लाई। तो आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। स्टॉक उसका क्या है बच्चों, ओवरऑल जितना माल उसने अपने पास रखा हुआ है वो क्या है, उसका स्टॉक है। ओवरऑल जितना माल उसने रखा हुआ है वो उसका स्टॉक है। हम इसको पढ़ते हैं। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ commodity available with the producer at a particular time। उसके गोदाम में जितना माल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारा क्या उसका स्टॉक। उसकी दुकान में पड़ा है वो स्टॉक पे जाएगा। हम उसे स्टॉक नहीं कहेंगे, लेकिन आम तौर पे हम स्टॉक उसे कहते हैं जो बैक एंड पे हो। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं टोटल जितना भी है सारा स्टॉक है। साइंस यही कहती है स्टॉक ही है, जो नहीं बिका वो स्टॉक है, काउंटिंग यही कहेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार स्टॉक वो है जो उसने छुपा के रखा हुआ है, भाई हमें दिखा नहीं रहा। पर एनीवे, तो उसके बाद जितना टोटल माल है वो सारा, लेकिन उसमें से वो जितना बेचना चाहता है वो उसका सप्लाई है। देखो ना, आप जब स्टॉक को देखते हो तो हम पूरा सर्कल दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। ये नीचे देखो, ये देखो गोल पाई चार्ट देखो, जितना माल उसके पास है सारा क्या है, साइंस यही कहती है सारा जो माल किसी भी सेलर के पास है उसका क्या है। लेकिन उसमें से वो हिस्सा जो वो बेचना चाहता है वो सप्लाई। ठीक है ना। जैसे आपकी बर्थडे हो रही है, तो जो सारे का सारा सरफेस सरकमफ्रेंस है केक का वो सारा केक ही है। उसमें मेरा हिस्सा कौन सा है, जो मुझे आप काट के दे दोगे। वरना मुझे कौन खिलाया, मुझे क्या पता बर्थडे का। चल सही है। इसी तरह ये सारे का सारा केक उसका क्या है, स्टॉक है। लेकिन उसमें से बेटा जो बेचना चाहता है, वो टुकड़ा बेचना चाहता है, वो सप्लाई है। तो आप सही सोच रहे हो कि जो सारा माल है वो सारी स्टॉक ही है उसका। ठीक है, सारा माल उसका क्या है, स्टॉक है। लेकिन उसमें से जो बेचना चाहता है वो सप्लाई है। तो कहता है स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर। जितना माल है वो सारा स्टॉक है। लेकिन सप्लाई इज अ पोर्शन ऑफ स्टॉक, क्या है, टुकड़ा उस सप्लाई में से, दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। ठीक है, फॉर सेल इन ए मार्केट एट ए गिवन प्राइस एट ए टाइम। राइट बच्चों। टाइम का मैंने बताया था कि रात को 2 बजे जाके आइसक्रीम बख्श को कहेंगे उठो भाई माश की दाल चाहिए, दे देंगे। उठो भाई मेरा वॉलेट खराब हो गया, नया वॉलेट चाहिए, दे देंगे। वो कहेंगे नहीं, इसका एक टाइम है, सुबह कितने बजे आओ, 10 बजे। सुबह टाइम पे आओ। ठीक है, और फिर उस टाइम में तुम्हें चीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बेटे बात समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो बात यह है कि इस स्टॉक में से जो माल यहाँ निकाल के रखा वो क्या है, यानी इस लड़के के पीछे जो माल है वो क्या है, और निकला कहाँ से, उस स्टॉक में से जो माल निकाल के रखा कि ये मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, वो सप्लाई है, बाकी सारा। इस सब से हमने समझा क्या, समझा ये कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी ना तो पता है क्या करेगा, शाबाश, प्राइस बढ़ेगी तो क्या करेगा, स्टॉक में से माल और निकालेगा और लाके सप्लाई में ऐड कर देगा, खुश हो जाएगा, कहेगा यार मौका अच्छा है, कीमत अच्छी मिल रही है, तो ऐसा करते हैं जो माल पड़ा हुआ है निकाल देते हैं। ये ऐसे ही जैसे एक रियल एस्टेट वाले को प्लॉट की कीमत अच्छी मिल रही हो तो आपसे कहेगा दूसरा भी ला दूं, वो पड़ोसी है उसे भी ले आओ। ठीक है ना। मुझे इसका इस तरह अंदाजा हुआ, एक तो मैं अपनी वाइफ के साथ गया ओरिगा कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे एक सूट था
वो रेट करते करते ना 2200 पे आ गए। कहा, यार ये तो बड़ा सस्ता है, बेगम भी कहने बड़ा सस्ता दे रहा है। तो हमने कहा हाँ 2200 में दे दो। वो कहता भाजी 4 रंग और हैं, लेके आऊं? हमने कहा जा ले आया यार। उसमें से हमने 2 ले लिए। अब हुआ पता है क्या, जब इचरे गए पता चला वो सूट 1800 का था। अब 1800 के सूट का 2200 दोगे तो सप्लाई तो बढ़ेगी। तो फौरन गया स्टॉक में से 2 रंग 4 और आ गए। क्यों? पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो जब पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो उसने खुशी होना है, तो उसने कहना बाजी हम आपको 4 रंग और दिखाता है। तो 4 रंग और ले आए जाके। समझे बात? अगर हम उसको देते ना 1700, उसने वही सूट देना था, पिछले वाले भी 2 खींच के रख देने थे, उसकी शक्ल ऐसी हो जानी थी। तो प्राइस कम देंगे तो वो सप्लाई में से भी माल निकाल के क्या रख देगा, स्टॉक में। और प्राइस अच्छी देंगे, यहाँ ला के रख देगा। राइट बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा यहाँ तक बात समझ आई है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूं कि जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगी सप्लाई। और तमाम बच्चों को इस बात की समझ आ गई कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या लॉजिक है बच्चों? प्राइस बढ़ेगी तो उसका मुनाफा बढ़ेगा, उसे मार्जिन ज्यादा नजर आएगा, तो वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जब प्राइस कम होगी उसे मार्जिन कम नजर आएगा, क्या करेगा, कहेगा आज तो नहीं बेचते, बेच जरा कीमत को अच्छी देगा तो बेच देंगे, अभी उठा के रख दो। सही बच्चों? जी बेटे कोई सवाल है आपका? बच्चों समझ आ रही बात की? अच्छा। अच्छा बच्चों, अब आ जाए नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ने थे। पहला डिटर्मिनेंट समझ आ गया, इसको आगे चल के हम लॉ ऑफ सप्लाई बना दें। लेकिन अभी हमें सारे डिटर्मिनेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने डिमांड में किया था कि जो जो चीज इफेक्ट करती है पहले डिस्कस कर लो। अच्छा, नेचर ऑफ इंडस्ट्री मैटर करती है। वो क्या कहता है, आपको देखना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ फर्म्स प्रोडक्शन ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है? और ईच स्केलिंग इफेक्ट आएगा सप्लाई पे। फॉर एग्जांपल, in car industry if many firms exist total supply of car will be higher। यानी अगर मैं कह दूं कि नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएं, नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाए तो सप्लाई में इजाफा होता है। अब किसी मार्केट से अगर नंबर ऑफ सेलर निकल जाए, निकल सकते हैं, क्या कार मैन्युफैक्चरर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं? आने की क्या मिसाल है बच्चों? टेस्ला पाकिस्तान में आ गई है। अच्छा, मैं ऐसे डर गया, मैं पाकिस्तान में आ गई आप ख्याल करो। ये तो ऐसे ही है जैसे आपके टाइटैनिक मूवी रावी में बन रही है, रावी दरिया में। हाँ? नहीं ऐसे नहीं, कोई और मिसाल दे, कोई और मिसाल दे। गाड़ियों की मिसाल दे दे चलिए, गाड़ियां और कंपनी आने की मिसाल कोई और हो, टेस्ला नहीं हो सकती। मिसाल से ही मान लेते हैं चलो, वो तो ऐसे शौक लग गया मुझे। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा पाकिस्तान में बेटा और कोई गाड़ियां आई हैं? BYD आई है। और कौन सी आई है बच्चों? पिछले चंद सालों में कुछ नई गाड़ियां आई हैं? क्या ख्याल है? क्या कौन सी बेटा? हाँ ये है, हेवाल है मेरा ख्याल है। हेवाल मुझे आइडिया नहीं भाई, मैं गाड़ियों के बारे में इतना जानता नहीं, देखिए मैं गरीब सा बंदा हूँ, मुझे गाड़ियों का इतना पता पता कोई नहीं है। हम तो गरीब यहाँ होंडा चला लेते हैं, सुजुकी टोयोटा तो आज तक हमने कभी चलाई नहीं। चलो एनीवे, वो तो कंपनी एक एक दो हैं, वो इस्लामाबाद जाते हैं तो वो फॉर्च्यूनर देते हैं सैर करने के लिए मेरी फैमिली को, ड्राइवर समेत। तो सैर सूर कर लेते हैं हम, वैसे हमें पता पता कोई भी नहीं होता गाड़ी का कि क्या है। लेकिन कम वक्त पेट्रोल बड़ा खाती है, जब वो पंप पे खड़ी करते हैं पेट्रोल भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। हमारी तो ये होंडा सिटी में 5000 का 7000 का पेट्रोल डलाओ ना तो वो पिंडी तक चली थी। अच्छा बच्चों,
तो फिर यहाँ पे गाड़ियां जो आई हैं पहले होती थी सुजुकी, होंडा, टोयोटा। अब कौन कौन सी हैं? क्यों भाई बच्चों, अब कौन कौन सी आ गई है? अब लैंड क्रूजर भी आ गई है, वैसे है तो टोयोटा की है, लेकिन आपने देखा कुछ चाइना की गाड़ियां भी आई हुई हैं। कौन सी आई है? क्यों भाई, चिंघान देखी है आपने? अच्छा, कोरिया की भी आई हुई है, जैसे हुंडई और किया वगैरह। तो ये अब सेलर ज्यादा हो गए तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, गाड़ियां थोड़ी सस्ती होने वाली है। अच्छा बच्चों, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कुछ कंपनियां भागने का सोचें, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर चली जाए तो क्या होगा बच्चों? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ सेलर आ गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेलर चले गए तो सप्लाई। बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, एक चीज और हो सकती है, क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बच्चों? फर्ज करो 2 मिनट के लिए सोचो कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरा फर्नीचर का कारखाना, मेरे फर्नीचर के कारखाने में कुर्सियां बनती। तो आप कहेंगे सर आप कुर्सियां क्यों बनाते हैं? जिस चीज से कौम लड़ रही है वही बनाना चाहता हूँ, ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। अच्छा बच्चों, तो मेरे लकड़ी की क्या बनती है? कुर्सियां। मैं बचपन से सुन रहा हूँ सारी लड़ाई कुर्सी के लिए, तो मैंने कुर्सियां बनानी शुरू कर दी। छोड़ो टीचिंग में क्या रखा। अच्छा बच्चों, अब मैं कुर्सियां बना रहा था, तो बताओ, कुर्सियां बनाते बनाते खबर आई कि बच्चे रोज मेरे आते हैं, वर्कर 8 घंटे रोज आते हैं, 8 घंटे काम करते हैं बच्चों, 8 आवर्स। अच्छा, मेरी कुर्सी और एच एक जैसे ही है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लग रहा है बच्चे की कुर्सी है। अच्छा बच्चों, 8 आवर्स काम करते हैं और रोज की बच्चों 50 कुर्सियां बनाते हैं। मशीन चल रही है, लकड़ी की कुर्सियां बनाते हैं रोज की 50। अब आप बताओ, अगर वुड सस्ती हो गई, लकड़ी सस्ती हो गई, कॉस्ट कम हो जाएगी मेरी, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा। अब मेरे लिए आप क्या मशवरा देंगे? हमें चाहिए वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, मौका बड़ा अच्छा है। क्या हाल है बच्चों? मौका बड़ा अच्छा है, कमा लो पैसे जो कमा सकते हो। 16 आवर्स हो जाएंगे, कुर्सियां कितनी हो जाएंगी? मुनाफा कमा लेंगे यार। लड़कों से कहेंगे डबल शिफ्ट चलाओ। क्या हाल है बच्चों? लेकिन अगर लकड़ी हो गई महंगी है जी, कॉस्ट हो गई ज्यादा, मुनाफा हो गया कम, अब मशवरा क्या है आपका? आप ऐसा करें, प्रोडक्शन कम कर दें, 4 घंटे कर दें, 25 कुर्सियां बहुत है, बस प्लांट चलता रहे, बाकी पैसे किसी और कारोबार में लगा दे। भाई जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो एक कारोबार थोड़ी होगा मेरा, और भी तो होंगे। तो जिस मार्केट में मुनाफा कम मिल रहा है, क्या करें उसका? पैसे उठा के उसी में लगा देंगे। क्या हाल है बच्चों? तो हम कहेंगे यार इधर मुनाफा नहीं, इधर मशीनें चलती रहने तो फिर अच्छा मौका आएगा, प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। अभी लड़कों की तनख्वाह निकल जाए, फैक्ट्री चल जाए, खर्चे वर्चे पूरे हो जाए, बस काफी है। ठीक है जी। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? रिपीट कर लेते हैं। 8 घंटे रोज फैक्ट्री चलती थी, 50 कुर्सियां बनती थी, लकड़ी हो गई सस्ती, कॉस्ट कम हो गई, मुनाफा हो गया ज्यादा। हमने कहा यार मौका बड़ा अच्छा है, लोहा गर्म है चोट लगा रहा है। तो हमने क्या किया, लड़कों से क्या कहा? डबल शिफ्ट करो, ताकि तुम भी ज्यादा कमा लो, हम भी ज्यादा कमा ले। 100 कुर्सियां बना दी। और जब कभी लकड़ी महंगी हो गई, मुनाफा हो गया कम, कॉस्ट बढ़ गई, क्या करें? बस काम चलाएं, खर्चे पूरे करें। इसमें क्या क्या कहता है, व्हेन इनपुट कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी इंक्रीजेस, सप्लाई, शाबाश पढ़ो बच्चों, सप्लाई decreases because production becomes expenses and profit margin falls, so supplier disappointed, right बच्चों?
बात समझ आ रही है? यही बात मैंने कही है, क्यों भाई? और आगे क्या कहता है, लोअर कॉस्ट इंकरेज करेगी हायर सप्लाई। इट्स एग्जांपल, फर्टिलाइजर प्राइस कम कर दो, फार्मर खुश होकर गंदम ज्यादा उगाएगा। क्या हाल है बच्चों? इंग्लिश समझ आ रही है? अच्छा, खोए खोए लग रहे हो यार आज आप लोग, क्या बात? कूलिंग अच्छी नहीं है क्लास में? क्यों भाई? कूलिंग तो ठीक लग रही है यार, शुरू में थी इधर। सही है? यस सर। अच्छा चलो सही है। नहीं, वो ज्यादा करेंगे फिर आप ठीक रहेंगे, फिर वो तो बाकी बच्चों को ठंड लगेगी। ये बड़े सर्दी और गर्मी बड़ी अजीब चीज है। ये क्या है? ये अंदर की फीलिंग का नाम है। आप जो महसूस करना चाहें आपको महसूस होगा। क्या हाल है मतलब? आप कभी तंदूर पर रोटियां लेने गए? तंदूर वाला बेचारा कैसे रोटियां लगा रहा होता? उससे गर्मी नहीं लगती? लगती है यार, क्या करें? मजबूरी। अच्छा बच्चों, आगे आ जाए, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट कंडीशन। असल में ये भी एक मसला है कि इन्फ्लेशन जब भी होगा, लकड़ी ने महंगे होना, मटेरियल ने महंगे होना। इसका मतलब है जब भी कभी इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन में मटेरियल क्या होगा बच्चों? महंगा हो जाएगा ना। और मटेरियल महंगा होगा तो बच्चों क्या होगा? शाबाश, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वही ऊपर वाली सिचुएशन आ जाएगी। कुर्सियां कितनी हो जाएंगी? 4 आर्स और कुर्सियां 25। कहता है राइजिंग द इन्फ्लेशन और हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई अनलेस प्रोडक्ट प्राइस आल्सो राइज। या तो फिर प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाएं, लेकिन हमारे केस में प्राइस तो को बढ़ाने देगा नहीं कस्टमर, हमारा पहले बेचारा गरीब है। तो क्या होगा? द परफेक्ट एग्जांपल इज द स्टील प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। कार मैन्युफैक्चरर में रिड्यूस द कार सप्लाई। के परफेक्ट एग्जांपल ये कि स्टील हो गया महंगा यूक्रेन की जंग की वजह से, क्योंकि हमारा सारी चादर जो आती है उससे गाड़ियां बनती हैं, स्टील की चादर वो आती है यूक्रेन से। यूक्रेन में जंग लग गई, सबसे सस्ता स्टील वहीं से मिलता है। अब वो हमें स्टील मिल नहीं रहा, अब क्या करें? अब गाड़ियां क्या हो गई बच्चों? महंगी हो गई। और ये गाड़ियां तो कुछ अरसे में ही महंगी हो गई हैं जी। तो प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, और कार की सप्लाई, कार मैन्युफैक्चरर में रिड्यूस द सप्लाई। तो कार मैन्युफैक्चरर ने जब जंग अरूज पे पहुंची तो सप्लाई क्या कर दी? कम कर दी। तो ये तो इम्पोर्टेड गाड़ियां आ रही तो काम चल रहा है, वरना एक्चुअली अपनी गाड़ियों की सप्लाई तो रिड्यूस हो गई थी पहले। अच्छा बच्चों, बात समझ आती है? क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, ये बात आसान है। अच्छा जी, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने 5 मरले का मकान बनाया। वो बना के बेच देते हैं मकान। तो वो मकान बनाया उन्होंने, तो कोई 2-3 साल पहले मुझे कहने लगे बड़ा मुनाफा हुआ। तो कितना हुआ? कहते हैं मैंने जो है ना 50 लाख ऊपर रख के बेचा। जितनी कॉस्ट आई उससे 50 लाख ऊपर रख के बेचा, उन्होंने बेच दिया। दोबारा जाहिर है वो तो उनकी उनकी इन्वेंट्री थी ना, स्टॉक था, आगे फिर घर लेना था, कारोबार तो चलाना है। दोबारा घर लेने गए, उतने की जमीन है। यानी उतनी तरह से ना 50,000 मुनाफा कमाया है। लेकिन जब वो आगे गए जमीन लेने, अगला घर बनाने के लिए, बना के बेचना उन चारों का कारोबार था, तो जितने का बेच के गए उतने की। तो इन्फ्लेशन में प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, क्योंकि वो चीज बेच के जाता है और आगे चीज महंगी हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में तो ये है कि टोयोटा ने प्रोडक्शन डेज जो है वो 5 की बजाय 3 कर दिए थे, 2 दिन ऑफ कर दिए थे हफ्ते में। क्योंकि समझ ही नहीं आती, गाड़ी बनाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, अपनी जैसे महंगी बेच के आते हैं, वापस आते हैं तो मटेरियल उससे भी महंगा हो जाता है। तो बंदा कहता है यार थोड़ी देर ठहर जा, जरा हालात समझ आते हैं तो कुछ करता हूँ। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों आगे क्या? टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी जब भी आती है ना नई, तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? हर आने वाली टेक्नोलॉजी हमेशा, हर आने वाली टेक्नोलॉजी हमेशा वेस्ट को कम कर देती है। यानी मटेरियल का यूज क्या कर देती है बच्चों? मटेरियल का यूज क्या कर देती है बच्चों? कम कर देती है, या वेस्ट कम कर देती है। नतीजा
क्या होगा बच्चों? नतीजा कॉस्ट कम हो जाएगी ना बच्चों, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, तो फिर सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों? अब देखो मेरे दादाजी की जो गाड़ी थी ना, तो उसका जो पेट्रोल का पाइप था ना, ये जो स्टील का रॉड आपको नजर आ रहा है, ये वाला इतना मोटा पाइप। उनके पास होती थी फॉक्सी, बीटल, वॉक्स वैगन की, क्या, बीटल। और दादी हमारी जो है वो चिक वाला बुर्का पहन के, होता था बुर्का चिक वाला, शिटल नेक वाला, वो पहन के दादाजी के साथ गाड़ी में बैठी, बुर्का पहन के, जमाने की बात। अब्बा जी की गाड़ी हमारी होती थी, उसका पाइप होता था ये वाला, ये इतना पतला जैसे ये स्टील लगा हुआ। दादाजी की गाड़ी 1 लीटर में 4 किलोमीटर करती थी, है जी। और अब्बा जी की गाड़ी, अब्बा कहते थे बड़ी यार फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी आई है, कोरोला 72 मॉडल की, या पता नहीं 86 मॉडल की। यार 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है, वंडरफुल, है जी। अम्मा हमारी बुर्का पहन के नकाब करती थी फिर बैठती थी, है जी। आज हमारी गाड़ी है होंडा सिटी, उसका पाइप है ये वाला, ये देख रहे हो तार, इतना सा पाइप, 1 लीटर में 15 किलोमीटर, एसी लगा के। और हमारी बीवी शादी, पाइप भी पतला होता है, बदलते हैं। अच्छा बच्चों, सही में, तो यूसी क्या हुआ कि हालात बदलते गए। अब 4 किलोमीटर 1 लीटर में, फिर 8, और आज 15, 16 या 14, जितना भी है। तो तो हर आने वाली टेक्नोलॉजी ने फ्यूल के वेस्ट को कम किया है, उतने ही फ्यूल में ज्यादा गाड़ी चलती है। ऐसे ही यहाँ पे है कि हर आने वाली टेक्नोलॉजी मटेरियल कम यूज करती है, वेस्ट कम करती है, कॉस्ट कम करती है, प्रॉफिट ज्यादा देती है। एक और बात भी है, हर आने वाली टेक्नोलॉजी स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती है, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा करती है हर आने वाली गाड़ी, हर आने वाली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? इंप्रूव टेक्नोलॉजी क्या करेगी बच्चों? क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ा देगी। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं आप? एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि वो वेस्ट को कम कर देगी, और कास्ट को कम कर देगी, और सप्लाई को बूस्ट कर देगी, है ना बच्चों? अच्छा, गौर करना, मैं लिखता है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे क्या, ये कि जब से मैंने वैक्सीनेशन कराई है ना कोविड की, मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, हकीकत कह रहा हूँ आपसे। अच्छा बच्चों, इन सम केसेस स्पीड ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज, देखो ना ये भी लिखा हुआ है, सब बाज केसेस में स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये सारी बातें मैंने बताई हैं आपको, समझ आ रही है आपको? राइट जी। तो ये भी इसका एक डिटर्मिनेंट बन गया जी बच्चों, है भाई। अच्छा, अब आ जाए टैक्सेस और सब्सिडीज के ऊपर। बच्चों टैक्सेस होते हैं दो तरह के, एक लगता है कमाने पे टैक्स, और एक लगता है खर्च करने पे टैक्स। तो बच्चा ये बता सकता है कमाने पे टैक्स कौन सा, खर्च करने पे टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स है कमाने पे टैक्स। ये हुकूमत कहती है अब्बा से, पैसे क्यों कमाएं, खबरदार पैसे कमाएं, पैसे कमाएं तो क्या देना पड़ेगा? इनकम पे देना पड़ेगा तुम्हें टैक्स। क्यों पैसा कमाते हो, शर्म नहीं आती? अच्छा बच्चों, तो अब इसको हम कहेंगे ये है डायरेक्ट टैक्स, ये है, फिलहाल मैं समझाने के लिए कह देता हूं कि ये डायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट है? लगा अब्बा पे, कमाते हैं ना अब्बा माशाल्लाह, उन पे टैक्स लग गया। क्यों? क्यों कमाया? और टैक्स कैसे होगा? टैक्स उनकी आमदनी से काटेंगे और जाके जमा करा देंगे उनके सीएनआईसी के ऊपर। ऐसे ही करती है ना उनकी फर्म,
उनके सीएनआईसी पे जाके स्टेट बैंक में जमा हो जाएगा, ऑनलाइन ही जमा हो जाएगा सीएनआईसी पे। तो डायरेक्ट चला गया ना हुकूमत को। स्टेट बैंक किसका बैंक है बच्चों? हुकूमत का बैंक है। तो पैसे डायरेक्ट काटे, फर्ज करो अब्बा का नाम असद है, असद साहब की सैलरी से हमने टैक्स काटा और उनके सीएनआईसी के ऊपर जाके स्टेट बैंक में, तो कौन सा टैक्स हुआ? यानी असद साहब की आमदनी से काटा टैक्स और जाके कहाँ जमा करा दिया बच्चों? है भाई स्टेट बैंक में, तो डायरेक्ट हो गया ना। अच्छा, दूसरा टैक्स है बच्चों जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि ये हमारी क्लास का एक बच्चा है, चाय की पत्ती का डब्बा लेके आ रहा है। ये कौन सा डब्बा है बच्चों? चाय की पत्ती का डब्बा। ये लेके आया 1,000 रुपए का चाय की पत्ती का डब्बा, है भाई। लेकिन इसकी जब हमने प्राइस पढ़ी तो बड़े हैरान हुए। कंपनी को गए हैं 820 रुपए और दुकानदार ने लिया 1,000 रुपया, तो 180 रुपए फिर किसको गए? सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स किसको दे आया ये बच्चा हमारा क्लास का? दुकानदार को। अब दुकानदार किसको देगा 180 रुपए? कंपनी को। और कंपनी किसको देगी? गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। राइट बच्चों, रिपीट कर लेते हैं। जो ये जरा टॉपिक से हटके बात चल रही थी क्योंकि जरा बैकग्राउंड बतानी थी कि इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है और आमदनी पे लगता है, ये रियासत को डायरेक्ट जमा कराया जाता है। अब्बू की तनख्वाह से कटा और अंकल स्टेट बैंक के पास चला गया सीधा, तो डायरेक्ट रियासत को मिल गया। जबकि सेल्स टैक्स जब आप चाय की पत्ती का डब्बा लेके आए तो क्या हुआ? किसको दिया आपने? दुकानदार को। दुकानदार ने किसको दिया? और कंपनी ने किसको दिया? तो डायरेक्ट तो नहीं गया, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा मतलब सेल्स टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब आज एक बात और सीख लेते हैं, वो क्या? कि हमें ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो पता है किस चीज को मुतासिर करेगा? डायरेक्ट टैक्स हमेशा मुतासिर करेगा डिमांड को। ये बड़ी जगह आएगा आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसको इफेक्ट करेगा? डिमांड को। आपके समझ में सर डिमांड को क्यों इफेक्ट करेगा? देखो बच्चों, जब अब्बा की तनख्वाह थी 1 लाख, कम वक्तों ने 5,000 काट लिया, तो अब बताओ पहले 1 लाख की चीजें खरीदते थे, अब कितने की खरीदेंगे? तो डिमांड इफेक्ट हुई कि नहीं हुई? इससे डायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा? डिमांड को। कैसे? अब्बा की तनख्वाह 1 लाख, 5,000 कट गया टैक्स की बच्चों, 5,000 कट गया टैक्स। अब अब्बा 1 लाख की चीजें खरीदते थे, आप कितने की खरीदेंगे? सही कह रहा हूं ऐसे ही बच्चों? अच्छा, तो क्या चीज मुतासिर हुई फिर? डिमांड इफेक्ट हुई ना, इनकम इफेक्ट हुई। इनकम कम मिली, डिमांड कम करेंगे, चीजें कम खरीदेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्ट करेंगे सप्लाई को। आप कहेंगे वो कैसे? 2 मिनट के लिए सोचो कि चीजों पे टैक्स लग रहा है ना, सेल्स टैक्स। अब फर्ज करो मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। कौन सा प्रेस है बच्चों? प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, उसमें यार समझाने के लिए ना, वरना तुम तो हर मिनट बाद कहोगे सर जी तुझे 2 मिनट बाद टीचिंग छੱਡ देंगे हो यार। अच्छा बच्चों, उसमें छपती हैं किताबें। प्रिंटिंग प्रेस है, क्या छपती हैं? किताबें। ये मेरी मशीन है, मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा, ड्राइंग मेरी ऐसी है। तो मेरी मशीन में क्या छप के आई? बुक। लेकिन मेरी मशीन को 2 चीजों की जरूरत है किताब छापने के लिए ना, एक पेपर और एक इंक। 2 चीजें चाहिए मुझे किताब छापने के लिए, एक पेपर और एक इंक। अब मसला ये है कि पेपर और इंक पर हुकूमत ने लगा दिया टैक्स। अब बताओ मेरा मटेरियल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? महंगा हो गया ना बच्चों। अब बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होएगा?
कम हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। यार कितने समझदार बच्चे, राइट बच्चों? ठीक है, अक्सर चीज तो मैं आधी समझाता हूँ, आधी आप ही बोल देते हैं, माशाल्लाह। इसका मतलब बिहेवियर समझते हैं आप लोग, और जो लोग बिहेवियर समझ आता है ना, उसके लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कुछ भी नहीं है। जो जो सोचते हैं, जो ये जो दुनिया में है, बस उसी को समझना है। यानी यहाँ कोई नई बात होनी नहीं है, सारी बातें वही होनी है जो दुनिया में हो रही है। हमने उनको सिर्फ क्या करना है, कागज पेन से लिख देना उस बात पर। क्या चाहिए बेटे? टिश्यू का डब्बा पड़ा है। यार टिश्यू का डब्बा भाई मेरी क्लास में कौन रखता है, मुझे बताओ। वो लेवल में उनकी सब क्लास में रखते हो। हाँ तो वो वही ना, प्रिंसिपल लेवल के लोगों की क्लास में होता है, हमारे पास टिश्यू का डब्बा गया। हमें तो बच्चा कोई यूज्ड दे दे, बड़ी बात है। क्या समझ? टीचर बैठते हैं, कुछ भी नहीं, पर ले गया कोई। अच्छा हुआ हमारे लिए है नहीं, तो ऐसे ही मानो। अच्छा बच्चों, क्या बात कर रहे थे? हाँ दुख कर रहे थे, सॉरी। अच्छा बच्चों, तो टैक्स लगा दिया कम वक्तों ने कागज पे, और लगा दिया इंक पे, कॉस्ट बढ़ा दी हमारी। तो कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो हमने कहा भाई सप्लाई भी कम। अब हुकूमत को ख्याल आया कि यार ये जो किताबें हैं, ये तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और फायदा हो रहा है इसका। तो हुकूमत कहती है आज के बाद पेपर पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पेपर के ऊपर आपको हम देंगे सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब पता है क्या होता है? अगर 2000 का पेपर है ना, हुकूमत कहेगी 1500 तुम दो, 500 हम देते। नेकी का काम है। क्या हाल है? जैसे आप कोविड का इंजेक्शन लगवाने गए थे, तो पैसे लिए थे उन्होंने? पैसे नहीं लिए उन्होंने। तो वो सारे पैसे क्या थे, सब्सिडी। यानी आपको सब्सिडाइज कर दिया टोटल प्राइस, सिर्फ आओ और इंजेक्शन लगवा लो, वैक्सीनेशन लगवा लो। इसको कहते हैं सब्सिडी। कभी कभी 100% भी मिल जाती है, कभी कभी 100% भी मिल जाती है, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, 50% जितनी मिल जाए। क्या हाल है बच्चों, को बात समझ आती कि नहीं आती? अच्छा, तो पेपर पे सब्सिडी दे दी हुकूमत ने, कहा 2000 है ना बेटा, तो तू ऐसा कर, तू 1500 दे, 500 हम देते हैं, तो बड़े नेकी का काम है। और इंक पे उन्होंने बोला 1000 रुपए की इंक है, तो तू ऐसा कर, 750 तू दे दे, और 250 हम दे देते हैं। इस पे भी दे दी सब्सिडी। अब सब्सिडी देने के बाद बच्चों पेपर भी सस्ता हो गया मेरे लिए, और इंक भी सस्ती हो गई। अब बताओ, अब किताबें मैं ज्यादा बनाऊंगा कम बनाऊंगा? अब तो किताबें मैं ज्यादा बनाऊंगा, चूंकि कॉस्ट हो गई है कम और प्रॉफिट हो गया है इंक्रीज, इसलिए सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। है ना जी बच्चों? यस सर। तो गवर्नमेंट जो है वो कुरान छापने के लिए पेपर और इंक पे सब्सिडी दे देती है जी। क्या हाल है बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। तो बच्चों कहता है कि यहां तक बात हो गई थी कि सब्सिडीज आर ऑफर्ड टू फार्मर ऑन फर्टिलाइजर। ये आमतौर पे अच्छे अच्छे कामों के लिए होती है ना, तो किसान को दे देते हैं। फर्टिलाइजर की प्राइस इससे क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, एंड फार्मर कैन प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर क्रॉप। और जब टैक्स लगा था, तो कहता है हायर टैक्स इंक्रीज द कॉस्ट व्हेन टैक्स इज एडेड इन द कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल लेबर एनर्जी इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, इससे सप्लाई डिक्रीज होगी। राइट बच्चों? इसी हुकूमत को क्या चाहिए कि मटेरियल पे टैक्स ना लगा। ठीक है बच्चों, मटेरियल पे टैक्स ना लगा। अच्छा बात समझ आती है? अब आ जाए प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां तक बात समझ आई है सारी? सारे डिटर्मिनेंट समझ आए हैं आप लोगों को?
ये असल में हमारा चैप्टर 5 और ये इसमें दोबारा चैप्टर 5 में सारी बातें समझनी है आपने, इसलिए एक ही दफा समझ लो। अच्छा है नहीं बच्चों? चैप्टर 5 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसकी इस्तेमाल होनी है आगे। अच्छा, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बच्चों, कहते हैं समटाइम फर्म कैन प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स। अब याद रहे, डिमांड में के कॉन्सेप्ट में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट दूसरे बना रहे थे। डिमांड और यानी कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट दूसरे बना रहे थे, लेकिन सप्लाई के केस में सब्स्टिट्यूट आप खुद बना रहे हैं। सब्स्टिट्यूट आप वहां कौन बना रहे थे? दूसरे। जैसे आप कोक बना रहे हैं तो पेप्सी कोई और बना रहा है, आप बॉल बना रहे हैं तो बैट कोई और बना रहा है, लेकिन यहाँ दोनों चीजें आप खुद बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है कि एक बंदा बुनियादी तौर पे बनाता है पर्स। ये कौन सा पर्स है बच्चों? लेडीज पर्स, वो जो अम्मी इधर पहन के इधर अब्बू की बाजू पकड़ के ऐसे ऐसे चलती है। एक आध तस्वीर तो आपने देखी होगी, शादी वादी पे ऐसे तस्वीरें खींचती है अक्सर। अच्छा बच्चों, जब बच्चे बड़े होते हैं फिर वालिदैन छुपा देते हैं इसे, कभी कभी रिकॉर्ड में निकल गया। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब बात यह है कि ये वो कंपनी बनाती है पर्स। क्या हाल है जी? तो कंपनी पर्स बनाती है और वो जो पर्स है वो बड़ा अच्छा उसका बिक रहा है। लेकिन बताओ कि गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन खत्म हो गई। समर वेकेशन के बाद बच्चों किस चीज की डिमांड होती है? स्कूल बैग। तो एकदम डिमांड किसकी बढ़ गई? तो कंपनी क्या करेगी? स्कूल बैग की सप्लाई बढ़ाएगी और उससे हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? स्कूल बैग में गए वहां पे प्राइस ज्यादा मिल रही है उसको। तो कहते हैं समटाइम फर्म कैन प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स यूजिंग द सेम resources like plant, equipment. If one product becomes more profitable, they will shift the resources towards it. This reduces the supply of the other products. Suppose company can make both ladies bag, handbag and school bag. If school bag gives higher profit, the company will produce more school bag and fewer, तो लेडीज हैंडबैग कम कर देगी और स्कूल बैग ज्यादा कर देगी। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं करनी कोई। ठीक है जी, अब जरा एक बार रिपीट कर ले सारे। देखो, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई, और प्राइस कम हुई तो सप्लाई। अगर नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हो गए इंडस्ट्री में और नंबर ऑफ सेलर कम हो गए तो अच्छा, अगर लकड़ी महंगी हो गई सप्लाई कम हो जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा। और अगर अगर लकड़ी सस्ती हो गई सप्लाई बढ़ जाएगी, मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन आ गया मटेरियल महंगा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी, मुनाफा कम हो जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई बच्चों, क्यों? चूंकि मटेरियल कम लगेगा, वेस्ट भी कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज की प्रोडक्शन पे टैक्सेस लगा दिए क्योंकि उसका मटेरियल महंगा हो जाएगा, और अगर सब्सिडीज दे दी तो ठीक है, और अगर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका रिलेटेड प्रोडक्ट महंगा हो जाए तो हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट डिस्कशन में है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और हम सारे रिसोर्सेज महंगे वाले प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर देंगे। सही कह रहा हूँ? अच्छा बच्चों, अब आ जाए लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर। ये हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। कहते हैं जी कि लॉ ऑफ सप्लाई ये है कि सेट्रीज पारीबस, यानी बाकी चीजें वही रहें, एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाई राइजेस। सही कह रहा है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे कह रहा है बच्चों। जैसे आप इस कैजुअल को देख लो, फर्ज करो हम कहते हैं कि पहले प्राइस थी 20 और सप्लाई थी 200। ठीक है जी, साथ ही साथ डायग्राम भी बना लेते हैं ना। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं।
और इस पे कर देते हैं 10, 20 और 30। इधर कर देते हैं 100, 200 और 300। अच्छा बच्चों, पहली बात यह है कि 20 पे सप्लाई कितनी है? 200। सही हो गया बच्चों? अच्छा, पॉइंट बन गया 20। अब बोलो कि 30 पे सप्लाई और अगर प्राइस बच्चों फर्ज करो कि कम हो गई है, क्या हाल है बच्चों? देखो 10 रुपये हो गई है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम होके 100 हो जाएगी। तो हम कहते हैं जी ये प्राइस कम हुई और ये सप्लाई भी कम हो गई। और अगर बच्चों प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? ये प्राइस कम हुई, सप्लाई कम हो गई। और बच्चों फिर अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। ये देखो, प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई। इसको ए पॉइंट बनाते हैं, इसको सी बना, तीनों पॉइंट मिलाए तो क्या बन जाएगा? सप्लाई। क्या बताता है? प्राइस कम होगी तो और प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई। ठीक है, तो इसको कहते हैं ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। ऐसे ही बच्चों, डिमांड डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड है। क्या शो करता है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ शो क्या करता है? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसे ही बच्चों, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। सही होगी बात? अब सवाल ये है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है? वो ये है कि पहले प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती थी और प्राइस के ज्यादा होने पे डिमांड कम हो जाती थी। यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई, और प्राइस कम होती है तो सप्लाई। अब यूं समझ लो कि आपकी बर्थडे हो रही है और आपकी दो खालाएं। ठीक है, एक का नाम है प्राइस, एक का नाम है सप्लाई। ठीक है जी। आप अपनी सप्लाई खाला से कहते हैं कि मेरी बर्थडे पे आओ, तो वो कहती क्यों आओ? मेरे पास फालतू टाइम नहीं। आप उन्हें कहते हैं देखो प्राइस खाला भी आ रही है, तो कहिए अच्छा अब वो आ रही है तो फिर मैं भी आ जाऊंगी, मुलाकात हो जाएगी। तो इनका रिलेशनशिप क्या हुआ है? पॉजिटिव। और पता लगे कि वो नहीं आ रही तो वो कहेंगे फिर मैं भी नहीं आती। इसके वाले दोनों ओरिजिन पे आगे मिल सकते हैं, तो इनका रिलेशनशिप क्या हुआ? पॉजिटिव। तो सवाल तो एक पैदा होता है ना, वो क्या? आप कहेंगे जब नेगेटिव था, प्राइस इधर आ रही, डिमांड उधर जा रही है, प्राइस ओरिजिन से दूर जा रही, डिमांड इधर आ रही, तब आपने फूफो की मिसाल दी। और जब पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात आई कि प्राइस ओरिजिन की तरफ आएगी तो डिमांड भी ओरिजिन की तरफ आएगी, तो तब आपने खाला की मिसाल दी। इसकी क्या वजह बता सकते हैं आप लोग? क्या? मामा और फूफो के दरमियान बनती नहीं, मामा और खाला के दरमियान बनती है। नहीं, एक और भी वजह होती, जेन्युइन वजह। वो ये होती है कि माएँ हमेशा अपनी फैमिली का जो जेस्चर होता है उसे पॉजिटिव एक्सप्रेस करती है। जैसे चंदा मामू होता है, चाचू को भी नहीं हो सकता। यू राइट, यू गॉट इट। तो माए हमेशा जो अपनी फैमिली होती है हमेशा ये कहेंगी हमारी फैमिली का माहौल है वो, और आपकी फैमिली ओहो ऐसे। ये तो कुछ भी नहीं, शादी के 10-15 साल गुजरे ना आपके, तो फिर वो कहेंगे कि देखो हमारे किसी भी बंदे का नाम लो तो साथ हजरत लगाया करो, और अगर दुनिया में ना हो तो रहमतुल्लाह लगाया करो। और अपना जब भी किसी बंदे का नाम लो उसके साथ कुत्ता, बिल्ली, बकरी ऐसे लगा लगा। तो यू सी ये एक हमारा कल्चर ऐसा नहीं बच्चों। चूंकि मैं बिहेवियरिस्ट हूं इसलिए मैं इन बातों को बहुत नोट करता रहता। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? यू सी, तो ये क्या आ गया बच्चों? सप्लाई है। बच्चे अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, सोच रहे हैं यार हमारे घर में भी ऐसी, सर को कैसे नहीं होता ऐसा? अब लोग पढ़ लिख गए हैं, हालात काफी बदल गए हैं,
लेकिन ये है कि जब गुस्से में आते हैं तब वही करते हैं। अच्छा जो है नहीं, बाकी दुनिया काफी बदल गई है। अच्छा बच्चों, एनीवे यहाँ तक कोई चीज मुश्किल सही होगी बच्चों? चलो, तो लॉ ऑफ सप्लाई समझ आ गया है। प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस कम होगी तो सप्लाई। तो सप्लाई का और प्राइस का क्या रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव, डायरेक्ट। और डिमांड का और प्राइस का क्या था? इनवर्स या नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये सेट्रिस पारीबस में इसने कहा अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ये कौन सी थी जो ऊपर आप पढ़ के हैं? यहाँ सिर्फ दो चीजें वेरिएबल हैं, एक प्राइस और एक सप्लाई। बाकी सब कांस्टेंट है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो, ठीक है बच्चों, एवरीथिंग शुड बी द सेम। ना कॉस्ट, ना टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज एंड टैक्सेस, ये सब कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, अब वो एक टॉपिक आ गया, कौन से वाला? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व वर्सेस। तो इसको क्या नाम क्या रखेंगे इसका? इसका नाम रखेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ठीक होगा बच्चों? अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं, हम कहते हैं जी क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कह दें। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फंक्शन है किस किस चीज का बच्चों? यहाँ पे प्राइस का, एफ पी, सी, टी सी, टी एंड एस, टी आर, एक्सेट्रा। कैसे? पी से मुराद हुआ प्राइस ऑफ कमोडिटी, और एफ पी से क्या मतलब हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सी से मुराद क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ इनपुट। टी सी एच ई क्या बन गया? टेक्नोलॉजी। और टी एंड एस क्या हुआ? और पी आर क्या हुआ? पाकिस्तान रेलवे। नहीं नहीं, प्राइसेस ऑफ, राइट बच्चों, और एक्सेट्रा अदर्स। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब सबसे पहली बात क्या है बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्या कहते हैं? हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में कहते हैं चेंज इज ड्यू टू प्राइस while other factors are held constant। other factors are held constant, तो हम कहेंगे a change, यहाँ लिख लेते, a change, ज्यादा ऊपर भी ना लिखे कहीं बच्चे मिक्स ही ना कर बैठे। अच्छा बच्चों, क्या लिखेंगे जी? a change in quantity supplied is due to price P, while other factors are constant। सवाल ये है, ये अदर फैक्टर कौन से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्राइसेस ऑफ एंड अदर्स। तो हम इन सब पर क्या करेंगे बच्चों? एक बार प्लेस कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट। इसमें एक पॉइंट तो यही है, इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट कंडीशन। इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट कंडीशन हमारी बुक में है, तो सर पीछे और पाया। खैर है यार, आप डाल, कोई मसला नहीं, अभी डाल दो, आई एन एफ लिख दो। कॉस्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों?
सही होगी बात। अच्छा भाई, लेकिन आपने कहा ऐसे जैसे और जगह नहीं, ओ हाय, पॉइंट ही रह गया। आपने करा ऐसे ही। अच्छा बच्चों, अब बच्चों इसको शो कैसे करेंगे, बोलो। दिस चेंज इज शोन बाय मूविंग फ्रॉम 1 point to another along the same supply curve। सही हो गया बच्चों। उसी सप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पर जाने से जाहिर कर देंगे इसको। मुश्किल बातें तो नहीं हो रही, बात वाज़ेह है। चले बना देते हैं यहाँ पे हम सिचुएशन। यहाँ पे आपने ये लिख लिया बच्चों, तो यहाँ लिख देते हैं प्राइस, और यहाँ लिख देते हैं क्या बच्चों, क्या लिख देते हैं, सप्लाई। सप्लाई नहीं, 30, 20, 10, 200, 100 एंड 300। जब प्राइस कम हुई 20 से 10, तो सप्लाई कम होगी बच्चों कितनी, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई। और जब प्राइस बढ़ी बच्चों 20 से 30, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के क्या हो गई, 200 से 300। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं है कोई। इसी को पकड़ के डायग्राम पे ले जाते हैं, इसी को डायग्राम पे ले जाते हैं। डायग्राम यहाँ बना देते हैं बड़ी जगह। तो वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो हमारा हैंड आउट ही हमारे नोट्स नहीं बन जाएंगे, इन्हीं को बॉक्स फाइल में जाके लगा देंगे। पढ़ने का तरीका आसान, घर जाओ, हैंड आउट पकड़ो, 10 मिनट देखो। घर जाते ही खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हैंड आउट को देख लिया एक दफा, 10-15 मिनट, चीजें ताजी ताजी रिवाइज कर दी, ठीक है। तो बच्चों वो जहन में ऐसी बैठेंगी, निकलेंगी नहीं। उसके बाद जब आप स्टडी शुरू करोगे, पहले इसी को पकड़ो यार, जो काम आसान है उसको पहले करो। तो आपके जहन में आएगा यार एक काम तो हो गया, पहले आधे घंटे में एक काम मुकम्मल हो गया, उससे आपका एतमाद बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर लंबी जो कहानी है उसको छेड़ लो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छा। और जो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, पहले जरा मैं अकाउंटिंग पढ़ लूं, ये कर लूं, जब तक वो क्यूएम पे पहुंचेंगे टाइम खत्म हो जाएगा, क्यूएम भी पूरी नहीं होगी। और अगले दिन कहेंगे यार एक तो बर्डन ये था कम वक्त, ऊपर से इकोनॉमिक्स का भी डाल लिया मैंने। वही जो बर्डन नहीं बन सकता उसे तो ना डालो। क्या हाल है, क्यों भाई, उनका काम पेंडिंग होता जाएगा, अकाउंटिंग का भी, क्यूएम का भी और इकोनॉमिक्स का भी। उनके ऊपर 3 बोझ आ जाएंगे, और एक वक्त आएगा उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी। बर्डन से पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी ना। तो इसलिए बेहतर क्या है यार, 10 मिनट वहीं दे दो, वो 10 मिनट बड़े काम करेंगे। और उसके बाद 20-25 मिनट स्टार्ट पे देके उसको फिनिश कर दो, जेन से टेंशन खत्म, एक काम हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ लिख देते हैं 20, यहाँ लिख देते हैं 30, यहाँ लिख देते हैं 100, यहाँ लिख देते हैं 200, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 300। अब बच्चों देखो, 20 को मिला दिया 200 से, क्या हाल है बच्चों, बनती बात, क्यों भाई, ये पहला पॉइंट बन गया। क्या कहा था, बी पॉइंट। अच्छा, और प्राइस बढ़ गई तो मुनाफा ज्यादा मिला, सप्लाई भी बढ़ जाएगी।
इसको सी कह देते हैं। और अगर प्राइस कम हो गई सप्लाई भी कम हो जाएगी, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं। तीनों पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा बच्चों? सप्लाई कर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? देखो, प्राइस बढ़ी कितनी बच्चों? 20 से 30। नतीजे के तौर पे सप्लाई बढ़ गई कितनी बच्चों? 200 से 300। 20 से कितने चले गए? क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, वैसे यार मैं अपनी तरफ से कलर बदल के लिखता हूँ कसम से, ताकि अच्छा लगे, लेकिन ये कलर नजर नहीं आता। थोड़ा रंग चेंज नहीं नजर आ रहा? ये नहीं, रंग बाजू को पकड़ देगा। अच्छा बच्चों चलिए, अब देखिए, अगर प्राइस कम हो गई, क्या बच्चों? और क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 100। 20 से किधर आ जाएंगे? क्या कहेंगे इसे? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक होगी बात? इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अब बताइए, जब प्राइस बढ़ी, डिमांड और सप्लाई में इजाफा हो गया, प्राइस बढ़ी सप्लाई में, क्या कहा आपने? हम बी से कहाँ गए? क्या वो एक ही सप्लाई करते हैं? तो हमने इसको कैसे जाहिर किया? एक ही सप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। और जब प्राइस कम हुई, सप्लाई कम हो गई, हम बी से किधर आ गए? ए पे। कैसे शो किया हमने? एक ही करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले गए, और इसे क्या कहा हमने? कॉन्ट्रैक्ट। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने को? क्या ख्याल है? चलिए, तो अच्छी बात हो गई, बात समझ आ रही है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं शाबाश चेंज इन सप्लाई की तरफ। चेंज इन सप्लाई में हम ये कहते हैं कि प्राइस इज कांस्टेंट वाइल इनमें से कोई भी फैक्टर, इनमें से कोई भी फैक्टर एक या एक से ज्यादा चेंज लाए, तो उसे क्या कहेंगे? चेंज इन सप्लाई। यहां हम लिख देते हैं खाली, क्या बच्चों? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिख देते हैं। अच्छा, अब बात ये आ गई कि सप्लाई में आने वाला चेंज होगा, वो किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर की वजह से। तो यहां लिख देते हैं हम लिखते हैं नंबर 1, ए चेंज। अच्छा बच्चों, दोबारा देखते हैं हम। ए चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू, क्या हाल है बच्चों? लिखना चाहिए, इज नॉट ड्यू टू प्राइस। तो देखिए, मैंने ड्यू टू जो है नॉट कितना बड़ा करके लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी जिम्मेदारी प्राइस की नहीं है। देखिए, प्राइस पे हमने बार भी लगा दी, क्योंकि प्राइस इस दफा क्या है? कांस्टेंट है, एंड इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब सवाल ये है, अदर फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों? दैट इज फैक्टर प्राइसेस, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, प्राइसेस ऑफ एंड ईटीसी। अब इन पे बार नहीं लगाया, अब इन पे बार नहीं लगाया। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले आप यहां पे यूं लिख लो कि ये चेंज कैसे जाहिर करेंगे आप। वो तो आपने चेंज जाहिर किया एक ही कर्व के एक पॉइंट से
इसको कैसे जाहिर करेंगे? शिफ्ट शिफ्ट से। दिस चेंज इज शोन by shift of supply कर। अब इसको समझाने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसमें से। कौन सा बच्चों? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें कुर्सियां बनती। मेरी फैक्ट्रीज में कुर्सियां बनती हैं। एक कुर्सी 5,000 रुपए की है, ठीक है। हमने उसके ऊपर बार भी लगा दी। बार क्यों लगा दी बच्चों? कांस्टेंट है। और मेरी फैक्ट्री में रोज की 100 कुर्सियां बनके जा रही। लेकिन बच्चों ऐसा चल ही रहा था कि अचानक लकड़ी नहीं सस्ती हो गई। आपकी बात को मान, अचानक लकड़ी सस्ती हो गई। वुड के सस्ते होने से कॉस्ट कम हुई और मेरा प्रॉफिट। अब मैं क्या करूं? मैंने लड़कों से बोला कि बेटा आज के बाद ओवर टाइम लगाओगे और कुर्सियां बनाएंगे हम 150। 150। अब ईमानदारी से सोचो कि भाई बात यह है कि जो आपका बी पॉइंट था वो आगे चला गया है। आगे क्यों गया है? क्योंकि प्राइस तो चेंज हुई नहीं, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई। प्राइस तो चेंज हुई नहीं, क्वांटिटी आगे चली गई। तो जब वाई एक्सिस पे लिखा हुआ वेरिएबल वो चेंज ही ना हो, ना वो ऊपर जाए ना वो 5,000 पे फिक्स हुआ तो जाहिर बात है इधर से तो लाइन सीधी ही आएगी ना। अगर ये 6 होता तो ऊपर चला जाता, 4 होता तो नीचे आ जाता, लेकिन वो 5,000 वही है तो बाहर लगा हुआ। जो चेंज हुआ है वो कौन से वाला हुआ है? एक्स एक्सिस वाला। लिहाजा पॉइंट आगे चला गया। अब क्या मशवरा है आपका? क्या हाल है बच्चों, क्या करूं? बाद बच्चे मशवरा देंगे सर सप्लाई कर इस तरह का बना दो। नहीं, नहीं ना, क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहा है किसी को। लिहाजा हमें सप्लाई कर किधर लेके जाना पड़ेगा? आगे। इसको क्या कहेंगे बच्चों? राइज इन सप्लाई। राइट वर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड भी कह देते हैं, बात बुक्स में लिखे। ठीक होगा बच्चों? अब दूसरी तरफ देखो, हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, रोज की 100 कुर्सियां बना रहे थे। अचानक लकड़ी महंगी हो गई। लकड़ी के महंगे होते ही मैंने लड़कों से बोला, ए लड़कों काम कम कर दो, क्योंकि मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, मैं पैसे किसी और काम में लगा लूंगा इससे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हुआ है तो सप्लाई भी कम कर दो। उन्होंने 100 की बजाय 50 कुर्सियां बनानी शुरू कर दी। लिहाजा मेरा पॉइंट पहले से पीछे आ गया तो सप्लाई कर भी लेफ्टवर्ड चला गया। तो कैसे शो किया हमने इस चेंज को? शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर से। जबकि प्राइस के केस में हमने उसी के एक पॉइंट से दूसरे पर मूव कर दिया था। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? किस तरफ शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़े तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्या कहा जाएगा? है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़े, एक्सटेंशन कहा जाएगा। लेकिन प्राइस चेंज ना हो तो फिर क्या कहेंगे? राइस। और अगर प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो, और अगर अदर फैक्टर की वजह से हो, ठीक है जी। अगर आगे चल के आप बिजनेस एनालिसिस पढ़ रहे हुए कैफ 7
और वहां पे जाके लिखा हुआ देयर इज एक्सटेंशन इन सप्लाई, तो समझ आ जाएगी कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी। लिखा हुआ देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, समझ आ जाएगा। और अगर लिखा हुआ देयर इज राइज इन सप्लाई, ठीक है ना, ये वहां समझ आ जाएगा, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब सी कर सकते हैं आप। अच्छा बच्चों, अब डिटर्मिनेंट जब डिस्कस हुए तो सबसे पहले प्राइस आ गया। प्राइस के लिए तो हमें शिफ्ट करना ही नहीं है, क्या करेंगे, उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे। लेकिन लिख पढ़ लेते हैं। प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई मोर, ये तो पढ़ लोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मैंने रॉ मटेरियल की मिसाल दी है, लेकिन उसने क्या लिखा है, वेजेस भी हो सकती हैं, एनर्जीज भी हो सकती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मुनाफा कम होगा, क्या हाल है बच्चों, ऐसा ही है, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, किधर जाएंगे, लेफ्टवर्ड। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई भी किधर जाएंगे, राइटवर्ड। आती है बात समझ? अच्छा बच्चों, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्या वजह, क्योंकि वेस्ट कम हो जाएगा, और वेस्ट के कम होने से प्रॉफिट में नतीजा किधर जाएंगे हम, राइटवर्ड। ठीक है जी, सप्लाई बढ़ जाएगी, किधर जाएंगे, राइटवर्ड। अच्छा, इसको रिवर्स नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते रिवर्स, बताओ। टेक्नोलॉजी आगे वापस नहीं जाती, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर टैक्सेस लग गए तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई किधर जाएंगे, लेफ्टवर्ड। और अगर सब्सिडी मिल गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई भी किधर जाएंगे। ये हो गया बच्चों, सही है जी। आप देखो, स्कूल बैग बना रहे हैं, नहीं पर्स बना रहे हैं, पर्स बना रहे हैं, सुकून से जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अचानक स्कूल बैग की प्राइसेस में, प्रॉफिट में इजाफा हो गया, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, किधर चले जाएंगे, लेफ्टवर्ड। ठीक है, जब भी महीना आएगा सितंबर का, कौन सा महीना बच्चों, सितंबर, सितंबर के महीने में स्कूल खुल जाएंगे, और बच्चे जानबूझ के छुट्टियों के महीनों में बैग को तोड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। उसका मकसद ये होता है कि छुट्टियां खत्म होने पे क्या मिले, नया बैग। लेकिन जैसे ही बच्चों अक्टूबर आएगा, स्कूल बैग बिक चुके होंगे, वो दोबारा फिर अपने पैसा किस पे लगा देगा, लेडीज बैग पे। इसलिए अगर आपको लेडीज बैग खरीदने का शौक हो बच्चों, तो हमेशा अक्टूबर और नवंबर के महीने पे स्टाइल हो जाओ, नए से नया बैग मिलेगा आपको, है बच्चों। दुनिया में सबसे महंगा बैग किसका है बच्चों, है भाई, नहीं, लुई वुइटन सबसे आगे है। लुई वुइटन का पर्स होता है बाजू का $2000 का, बाजू का $5000 का, और बाजू का इससे भी महंगा होता है। मेरी बेगम के पास एक भी नहीं है, गरीब लोग। अच्छा बच्चों, हाँ यार ऐसा ही है। अच्छा बच्चों, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कहता है अगर फर्म्स बढ़ जाएं, फर्म्स बढ़ जाएं तो क्या होगा, सप्लाई किधर जाएगा, और अगर फर्म्स कम हो गई किधर जाएंगे, लेफ्टवर्ड। अच्छा बच्चों, अगर इन्फ्लेशन आ गया तो फिर भी वही बात है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई
किधर जाएंगे, राइट बच्चों। ये हो गया बच्चों, सप्लाई भी कवर हो गया और डिमांड भी, दोनों कवर हो गए। अब दोनों को इकट्ठे डिस्कस करते हैं। कैसे बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां सेलर और बायर दोनों आपस में क्या करेंगे, इत्तेफाक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर लेंगे, इत्तेफाक कर लेंगे, एग्री हो जाएंगे कि यार तुम इतनी सप्लाई दे दो, हमें इतनी चीजों की जरूरत है। क्या ख्याल है बच्चों। मार्केट के हालात को देखते हैं बच्चों। मार्केट इक्विलिब्रियम occur when demand and supply meet at a point where both are balanced। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक प्राइस है 2 रुपीज, उस पर जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, दोनों बराबर है, क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम। दोनों बराबर है, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। सही है जी। क्योंकि 2 रुपीज पे सप्लाई 20 kg सप्लाई करने को तैयार है और कंज्यूमर 20 kg खरीदने को तैयार है, इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन क्लासिकल्स कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम ना हुआ तो भी इक्विलिब्रियम प्रिवेल करेगा। इक्विलिब्रियम ना भी हुआ तो भी इक्विलिब्रियम प्रिवेल करेगा। वो कैसे, वो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हमें खुद ही वहां ले आएंगी जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता होगा। तो हम उनसे पूछते हैं अच्छा वो कैसे। वो कहते हैं देखिए, फर्ज करें आपने कहा इक्विलिब्रियम 2 पे है, हम कहते हैं 2 प्राइस है ही नहीं, प्राइस 3 है, ज्यादा है। देखो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है। फर्ज करें इस वक्त प्राइस 3 है, मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम है। अगर 2 होती तो क्या होता, 3 है तो क्या है, वो कैसे है देखो, वो इस तरह से है कि सप्लाई कितनी है 30, डिमांड कितनी है 10, इसको इसमें से माइनस करो 20 kg, ये क्या है, ये सरप्लस है। मार्केट में क्या आ गया, सरप्लस। कैसे आ गया बोलो, कैसे आ गया बच्चों सरप्लस, सप्लाई ज्यादा ना, मार्केट में फालतू माल आया हुआ है, खरीदा जा रहा है 10 kg, आया हुआ है 30 kg, 20 kg माल फालतू है। बताओ जो चीज मार्केट में फालतू हो जाए, सरप्लस हो जाए, कीमत उसकी क्या होगी, तकरीबन कीमत कम हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों कीमत गिर जाएगी। मानते हैं बात को। अच्छा, और एक और बात बताओ कि अगर प्राइस कम है तब भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। जैसे 1 है, 2 पे तो इक्विलिब्रियम है, अगर 1 है तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। क्यों, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, फीस। क्यों, सस्ता है ना, तो कंज्यूमर कहता है मैं ज्यादा खरीदूंगा, और सस्ते पे सेलर क्या कहता है, मैं सप्लाई कम दूंगा, मेरे पैसे नहीं बचे। जब आप इसको माइनस करेंगे इसमें से तो पता चलेगा डिमांड 20 kg कम है, कम है, ज्यादा है। तो लिहाजा क्या हो जाएगी, शॉर्टेज, शॉर्टेज हो जाएगी ना। डिमांड कर रहे हैं 30 kg, सप्लाई आ रही 10 kg, शॉर्टेज में प्राइस क्या होगी, हम वापस चले जाएंगे। ठीक है जी, शॉर्टेज बन गया ना, शॉर्टेज, जिस चीज की शॉर्टेज है उसकी कीमत क्या होती है, तो कीमत ज्यादा होगी। तो हम किधर आ गए, इक्विलिब्रियम की तरफ आ गए या नहीं आ गए नेचुरली। अच्छा, वो कैसे आ गए, वजह ये कम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता था और सेलर कम, सेलर ज्यादा कम बेचना चाहता था। क्यों, कीमत कम थी ना। ठीक है, इसलिए वो कहता था मैं कम सप्लाई। जब कीमत बढ़ी तो सप्लायर ने थोड़ी सप्लाई बढ़ाई और कंज्यूमर थोड़ी डिमांड कम की और एडजस्टमेंट हो। सही जी। इसका मतलब वो सही कहते हैं, अगर इक्विलिब्रियम ना भी हुआ तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हमें कहाँ ले आएंगे, इक्विलिब्रियम पर वापस ले आएंगे। ये बातें हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आप सप्लाई और डिमांड को अच्छी तरह पढ़ो, तो कल इंशाल्लाह दोनों को इकट्ठा डिस्कस करके
नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर भी, हमारा कल जुम्मा है, अभी अभी दो लेक्चर और लगेंगे, 2-3 इस, फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर कल मुलाकात होती है। डन, चलो अच्छी बात है।